पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजुल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। हमारी कोशिश होती है कि हमारे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर कृषि मंत्रालय के क्रेडिट विभाग में सहायक आयुक्त सुनील कुमार हमें जानकारी दे रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, यानी कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। मैं आज किसान भाई को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, ये भारत सरकार की पहल है जिसमें किसानों को 3 लाख रुपये तक का जो है 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। ये केवल जैसे किसान समझे कि इसके लिए जो खेती करते हैं या खेती नहीं भी करते हैं, पशुपालन करते हैं, डेयरी है, फिशरी है, उन सभी किसानों के लिए जो किसान के परिभाषा में आते हैं उनके लिए 3 लाख तक का जो है 7% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी बैंकों से उपलब्ध कराई जाती है और किसान भाई अगर समय पर भुगतान करते हैं तो इसके लिए जो है 3% अतिरिक्त सहायता दी जाती है। तो आप देखें, 3 लाख तक का लोन अगर समय पर भुगतान करते हैं किसान तो केवल 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि अभी हम भारत सरकार ने बहुत सारे अभियान चला रखे हैं जिसके अंतर्गत सभी किसानों से संपर्क किया जा रहा है और उनके आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। जैसे अभी अब भारत सरकार ने घर घर केसीसी अभियान चलाए हैं जिसमें जो है हर एक घर से उनको केसीसी जिनके पास नहीं है या सर्वे किया जा रहा है कि आपके पास केसीसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आवेदन लिया जाता है और उसको बैंक के माध्यम से उनको भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह से अभी अब आप देख रहे होंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो यात्राएं चल रही है उसमें भी किसान क्रेडिट कार्ड को एक मुख्य स्कीम के तहत रखा गया है जिसमें भी सभी आवेदन लिए जा रहे हैं और सभी आवेदन को एक ब्रांच को सुनिश्चित किया गया है कि ये ब्रांच जो है इसको अप्रूवल करेंगे, प्रोसेस करेंगे और बताएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने पोर्टल भी बनाया है और इसके लिए ट्रैकिंग भी हो रही है कि कितने आवेदन आए हैं और कितने किसान जो है उस पर उनका अप्रूवल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है अभी प्रधानमंत्री महोदय ने एक और पीएम जनमन योजना भी शुरू किए हैं जिसमें सभी जनजातीय जो 20 जिला निर्धारित किए गए हैं उस जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिसके लिए उनके पास वो खेत का पत्र नहीं होगा उसको जो है फॉरेस्ट राइट जो दिया गया है, जो पट्टा है उसके आधार पर भी दिया जाता है। प्लस अगर जो भी किसान जो है वो अगर आप डेयरी से बंधे हुए हैं, डेयरी कार्य कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं या फिर और कोई एक्टिविटी जो कर रहे हैं जो किसान के दायरे में आते हैं तो उनके लिए भी लोन दिया जाता है। इसमें बहुत सारा है कि आपको चीज़ें हैं कि 1,60,000 तक का आपको कोई चीज़ों की बंधक देने की ज़रूरत नहीं है। ये कोलेट्रल फ्री लोन है। 1,60,000 के ऊपर जो है उसमें कोलेट्रल लिया जाता है जिसमें आपको कोलेट्रल के रूप में जो ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं वो है, आप या तो जो डेयरी कर रहे हैं उसमें से जो गाय भैंस है आपके पास उपलब्ध है और पशुधन है उनका लिया जाता है बंधक। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हुए बहुत सरल है। मैं किसान भाइयों से हमेशा अनुरोध करता हूँ और इस बार भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप नियरेस्ट बैंक में जाइए। ये भारत सरकार की पहल है।
कैसे हमारे किसान जैव तरीकों से कीट प्रबंधन कर सकते हैं। जी हाँ, रबी का समय चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे हमारे किसान कीटों की समस्या से परेशान हैं, लेकिन कौन से वो जैविक तरीके हैं जिसका उचित तरीके से हमारे किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आज हम रबी फसलों में जैविक कीट नियंत्रण के बारे में जानेंगे। जैसे रबी फसलों में हमारा चने के फसल में जो फली बेधक है, इसकी जो प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई अपने ही खेत में उपलब्ध जो एनपीवी बाधित जो हेलिकोवर्पा आर्मीजरा यानी फली छेदक के लार्वे है, इनको कलेक्ट करके उनको जो है मिक्सर ग्राइंडर की मदद से उनको ग्राइंड करके जो उसका रस निकलता है उसको एक छान के उसको ही एक पार्ट जो रस निकला है उसको और जो 10 पार्ट का पानी है उसको मिला के जो अपने क्षेत्र में स्प्रे करने से जो इस कीट की आबादी है इसमें हम कमी देख सकते हैं। दूसरा कीट है सरसों में जो एफिड आता है जिसको हम माहू भी कहते हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए जो है येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीला चिपचिपा ट्रैप, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस पीले चिपचिपा ट्रैप की जो तैयारी है वो किसान अपने खेत में ही कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पीला जो पेपर है उसको लेके उसके ऊपर जो है गोंद लगा के हम उसी को ट्रैप के रूप में हमारे जो क्षेत्र में है लगा सकते हैं। इसको हम 40 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर किसान भाई इन तकनीकों के ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो niphm.gov.in इस वेबसाइट पर विजिट करें और NIPHM यानी राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद किसान भाइयों के लिए अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण का आयोजन करता है। जैसे कि अपने ही खेत में कैसे ये बायो पेस्टिसाइड्स को बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण है। अगर किसान भाई इन विषयों पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो NIPHM वेबसाइट में विजिट करें और उस ट्रेनिंग सेक्शन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराएं। उसके बाद वहाँ दिए गए नंबर यानी टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करें। आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे फूलों की खेती के बारे में। हमारे किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस वक्त बहुत तरह की वैरायटी हैं जो कि हमारे किसान अपना सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में अच्छा लाभ भी मिल सकता है। जी हाँ, फूलों की खेती की बात करें तो ये नकदी फसलें होती हैं जिससे किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से करें फूलों की खेती। गुलाब, जरबेरा और लिलियम के किसान अपनी फसल में समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहें। गुलाब में जरूरत पड़ने पर बंडिंग भी कर लें। गुलाब में माहू, दीमक और शल्क कीट के दिखाई देने पर फौरन विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दीमक लग जाए तो इसकी रोकथाम के लिए सिंचाई करें और फालीडाल 2% धूल को मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। हर पौधे के लिए 10 से 15 ग्राम धूल की जरूरत होगी और इसे गुड़ाई के बाद मिलाना है। ग्लेडियोलस के किसान अपने खेतों की निगरानी करें। अगर टहनियां मुड़ गई हैं तो उन्हें निकाल दें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसके अलावा ग्लेडियोलस के फूलों या स्पाइकों की कटाई सुबह के समय करें। ग्लेडियोलस में झुलसा, कंद सड़न और पत्तियों के सूखने की बीमारी लगती है। बचाव के लिए वेलनेट का घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़कें। ग्लेडियोलस में माहू और लाल सुंडी कीट भी लग जाते हैं। रोकथाम के लिए रोगार 30 EC की 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करना है। रजनीगंधा के बल्बों की रोपाई के लिए क्यारियों में 45 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके 15 दिनों के लिए छोड़ दें। खेतों और क्यारियों को महीने में एक बार निराई करके साफ कर दें। रजनीगंधा के कंदों की रोपाई के 60 से 90 दिनों के बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं।
इसके स्पाइक को तेज चाकू या ब्लेड की मदद से काटकर 100 के बंडल बनाते हैं और बाजार में बिक्री के लिए भेज देते हैं। रजनीगंधा में माहू का प्रकोप होता है, खासकर आसमान में लंबे समय तक बादल छाए रहें या धूप ठीक से ना निकल रही हो तो माहू की संभावना ज्यादा होती है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा टिड्डे नई पत्तियों और फूलों को प्रभावित कर सकते हैं। 5% कॉन्फिडोर का छिड़काव करके इसे रोका जा सकता है। लाल चींटियां बहुत छोटी होती हैं। रजनीगंधा में ये पत्तियों की निचली सतह पर मिलती हैं। ये पौधों का रस चूसकर पत्तियों को पीला या सफेद या भूरा बना देती हैं। 0.2% केलथेन के छिड़काव से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। एल्ट्रोमीरिया के खेतों में स्टेकिंग और कार्नेशन लगा दें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। इस भाग में हम आपको दिखाते हैं कामयाबी की कहानी, यानी वो किसान जिन्होंने कामयाबी हासिल की और आज वो बन गए हैं कृषि स्टार्टअप में सफल किसान। कहते हैं अगर सपने साकार करने हैं तो लगन के साथ आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा, यानी चुनौतियों के सामने नहीं झुकना होगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने अपनी लगन इच्छा शक्ति के सामने तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ दिया और आज वो बन गए हैं सफल किसान। आइए जानते हैं कैसे उनसे अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। ये है लुधियाना पंजाब की सफल किसान उद्यमी गुरदेव कौर दियोल। खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती के लिए ढेरों प्रशंसा पत्र प्राप्त करने वाली गुरदेव कौर जी ने अध्यापिका की नौकरी छोड़ कृषि व्यवसाय में कदम रखा। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी से उन्होंने सब्जियों की खेती और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਈਆਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬੇਸਿਕ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। गुरदेव कौर जी ने कृषि व्यवसाय का आरंभ मधुमक्खी पालन से किया। साथ ही उन्होंने शहद निकालने, साफ करने और उनकी वैज्ञानिक रूप से पैकिंग का यूनिट भी स्थापित किया। इससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ और अनेक अन्य लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। इसके बाद गुरदेव कौर जी ने अपने गांव की किसान महिलाओं को साथ ले एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। 12 सदस्यों से आरंभ किया गया ये समूह आज 218 महिला किसानों का कुटुंब बन गया है। इस तरह ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। गुरदेव कौर जी का ये समूह प्राकृतिक खेती को ही प्राथमिकता देता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। प्रसंस्करण के बाद उन सब्जियों को बाजार में बेचा जाता है। साडी ग्लोबल SHG FPO है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 218 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ये प्रशंसा पत्र, ये सम्मान, ये इनाम जो गुरदेव कौर जी को विभिन्न संस्थाओं के अतिरिक्त समाज और सरकार से प्राप्त हुए हैं, ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कृषि उद्योग में महिला किसानों को प्रेरित और प्रशिक्षित करने में उनका योगदान अमूल्य और उत्कृष्ट है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष रूप से हमारे किसानों के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसानों के लिए एक सच्चे दोस्त की तरह है। खेती किसानी के दौरान किसानों को कई बार धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में पहले उन्हें साहूकारों का मुंह देखना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन सरकार की इस योजना के बाद उनकी ये मुश्किल भी दूर हो गई है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो अपनी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। आइए जानते हैं कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है।
इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। एक और जानकारी दे दें कि कृषि दर्शन कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।